नमस्कार विद्यार्थियों, द फीरियस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आज का हमारा विषय रहेगा शब्दकोश। शब्दकोश करने से पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं। शब्दकोश से पहले हम करेंगे हिंदी के विषय में दो फैक्ट यानी कि दो तथ्य। पहला तथ्य है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला राज्य बिहार है। और दूसरा कि हिंदी एक एल्यूजन फ्री लैंग्वेज है। एल्यूजन फ्री लैंग्वेज का मतलब है कि हिंदी एक भ्रमित भाषा नहीं है। जिस तरह से हम दर्पण में मिरर इमेज देखते हैं किसी भी चीज की, जैसे इंग्लिश की देखते हैं हम, स्मॉल में बी को हम देखेंगे मिरर में तो वो हमें डी नजर आएगा। इसी तरह अगर हम हिंदी के किसी भी स्वर को या व्यंजन को देखेंगे तो वो उसका रूप भ्रमित होकर चेंज होकर दर्पण में कोई दूसरा हमें लेटर नजर नहीं आएगा। हिंदी का वो जो है वही रहेगा। तो इस तरह से हिंदी एक एल्यूजन फ्री लैंग्वेज है और बिहार हिंदी को एन ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मानने वाला या अडॉप्ट करने वाला पहला राज्य है। अब हम आते हैं अपने आज के विषय पर, शब्दकोश। शब्दकोश का अर्थ पहले हम जानेंगे। शब्द का अर्थ आप सबको पता है और कोश का अर्थ है भंडार, यानी कि भंडार का अर्थ है जहां पर शब्द बहुत सारी मात्रा में रखे जाएं। जिस प्रकार से हम कोश में या राजकोश में राजा के भंडार में बहुत सारा धन रखते हैं, उसी प्रकार हिंदी की डिक्शनरी में हमारे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो इन शब्दों को हम खोजने का या ढूंढने का शब्दकोश में तरीका देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनको ढूंढेंगे। इसका सीक्वेंस देखते हैं हम। अब आपके सामने ये प्रश्न लिखा है, नुक्ता उर्दू भाषा से आए वर्गों को अब हम हिंदी शब्दकोश में अपने देवनागरी के जो हमारे स्वर हैं और व्यंजन हैं यानी कि वर्णों की सीक्वेंस, इनको क्रम से सीखेंगे। तो ये वाला जो प्रश्न लिखा हुआ है कि नुक्ता उर्दू भाषा से आए वर्गों को अलग से बताने के लिए प्रयोग होता है। ये प्रश्न करने से पहले हम इसमें शब्दकोश के अकॉर्डिंग वर्णों का क्रम देख लेते हैं। नॉर्मली हम अपने जो वर्णों का क्रम है देवनागरी लिपि में अ से शुरू करते हैं। अ से शुरू करके हम औ पर खत्म कर देते हैं या अंग पर खत्म कर देते हैं, लेकिन शब्दकोश में ऐसा नहीं होता। शब्दकोश में हम सबसे पहले रखते हैं अंग को, फिर चंद्र बिंदु वाले को अंग को, और फिर विसर्ग। लेकिन इनको हम अंग या चंद्र बिंदु या ये ऐसे नहीं उच्चारण करेंगे। इसका जो नाम है व्याकरण में वो है अनुस्वार। इसका नाम है अनुनासिक, और इसका नाम है विसर्ग। तो हिंदी शब्दकोश में इन तीनों का क्रम में सबसे पहला नंबर आता है। उसके बाद हमारा आएगा अ, फिर आ, फिर ई, फिर ई, फिर उ, फिर ऊ, री, ए, आई, ओ, और फिर औ। ठीक है। उसके बाद वर्णों का क्रम आता है क, फिर ख, फिर ग, घ, ड। टाइम की बचत की वजह से मैंने ये पहले ही लिख लिए थे। फिर ह तक तो ये आपको ठीक लग रहा है सब कुछ। कई बार क्या होता है, हम इन वर्णों का क्रम भूल जाते हैं। तो इनका क्रम याद रखने के लिए हम पहले जो हमारे वर्ग, ये जो इनको बोलते हैं हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो सारे जो ये 5 वर्ग हैं, इनको क्रम से याद रखने के लिए हम एक शब्द याद रख लेते हैं, कचट तक। इससे क्या होगा, हमें सभी वर्गों का क्रम याद रहेगा। अब इनको क्रम से करने से पहले हम एक चीज और करते हैं। देखो अलग से मैंने लिख रखा है यहाँ क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो इनको कहते हैं हम संयुक्त अक्षर। संयुक्ताक्षर।
संयुक्ताक्षर इनका नाम क्यों दिया गया? संयुक्त का अर्थ होता है मिलकर बना हुआ। तो जो क्ष है वो क और श से मिलके बना है। इसी प्रकार जो त्र है वो आधा त और र। य है वो आधा ज प्लस य, और श्र है श और र। श आधा, देखो जिसके नीचे मैंने हलंत लगाए हैं वो वर्ण आधे हैं। क को भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, क के नीचे हलंत लगा के इसको हम आधा मान सकते हैं। जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है उसे हम आधा मानेंगे और बाद वाले जो वर्ण हैं वो पूरे माने जाएंगे। तो इसी प्रकार क और श, आधा क और श मिलके क्या बना है? क्ष। इसी तरह से त और र मिलके त्र बना है। अब इनका सीक्वेंस देखते हैं, इनका नंबर यहाँ कहाँ आता है? हिंदी वर्णमाला में सबसे एंड में आते हैं, सबसे अंत में आते हैं। इसी प्रकार हम भ्रमित हो जाते हैं कि जब हम शब्दकोश में हम किसी क्ष से ढूंढेंगे, मान लो हमें क्षत्रिय ढूंढना है, तब क्या करेंगे? हम इसे एंड में सोचेंगे कि ये अंत में आएगा, लेकिन नहीं अंत में आएगा, क्योंकि इसको क और श से मिलके बना है। तो क्ष का स्थान आएगा क के बाद में, क्योंकि शब्दकोश का ये नियम है कि पूरा वर्ण पहले और आधा वर्ण बाद में। आधा वर्ण कौन सा है? ये जो क है ये आधा वर्ण है और श है, तो इसका नंबर यहाँ पे आएगा। अगला देखते हैं हम त्र। अब त में क्या है? आधा त है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे? पूरा त, फिर उसके बाद आधा वर्ण, तो आधा वर्ण यहाँ पर आ जाएगा त्र। नेक्स्ट देखते हैं हम य। इसको हम लिख तो लेते हैं ये पूरा कि ये है, लेकिन जब हम हिंदी डिक्शनरी या हिंदी शब्दकोश देखते हैं तो उसमें जो ज्ञ है इसका उच्चारण ज भी होता है, तो इसको कहीं वर्णित नहीं किया गया है। जब भी ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण को वर्णित या किसका अलग से रूल नहीं बनाया गया है, तो ये ज्ञ लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, वैसे इस ज का स्थान अगर लिखना चाहें तो कहाँ आएगा? ज के बाद में। ज कहाँ है? ये रहा, तो इसके ऐसे आएगा। अब तक इसे आप लोग ज्ञानी पढ़ते थे, लेकिन इसका उच्चारण है ज। नेक्स्ट देखते हैं श्र। श्र है श और र, तो श और र, श कहाँ पर है? देखेंगे ये रहा, तो इसके बाद आधा श आएगा, यानी कि श्र यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये तो हो गया इनका स्थान। अब हम अगला स्थान देखेंगे इन वाले व्यंजनों का। ये हैं नुक्ता वाले व्यंजन। नुक्ता व्यंजन, तो नुक्ता क्यों लगाया जाता? नुक्ता कहते हैं हम इनके नीचे जो डॉट, ये बिंदी जो लगी हुई है, इसको हम नुक्ता कहेंगे। और नुक्ता किन व्यंजनों में लगता है? नुक्ता हिंदी भाषा के किसी भी वर्ण में नहीं लगता है बच्चों, क्योंकि नुक्ता जो है उर्दू और फारसी शब्दों में लगता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे व्यंजन, इनको हम आगत व्यंजन कहते हैं। आगत, आगत व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहीं और से आए हुए हैं। आप वन वर्ड्स करते हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द करते हो, जो आया हुआ हो उसके लिए क्या शब्द होता है? आगत। तो ये वाले 4 व्यंजन जो है हमारे 5, ये आए हुए हैं दूसरी भाषा से, तो इनको हम आगत व्यंजन कहेंगे। अब सवाल ये है कि हम इन व्यंजनों को हिंदी वर्णमाला में अगर शब्दकोश के रूल के अकॉर्डिंग कहाँ रखेंगे? तो देखो ये क है, तो पहले हमारा हिंदी का व्यंजन आएगा और उसके बाद किसी और भाषा का, क्योंकि हम हिंदी वर्णमाला कर रहे हैं, हिंदी का शब्दकोश कर रहे हैं, तो पहला स्थान हमें हिंदी को देना है, बाद में हमें दूसरी भाषा को देना है। यहां आ जाएगा क। इसी प्रकार जो ख है वो यहां आ जाएगा। एक सेकेंड, जो ख है वह यहां आ जाएगा। इसी प्रकार ग यहां आएगा और ज यहां आएगा। अब रह गया फ, यहां आ जाएगा।
ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर क, ये क है नुक्ता वाला व्यंजन और ये क्ष है, तो ये कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो इसके बाद या तो ये आएगा किसी भी अक्षर में या ये आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें शब्द का सीक्वेंस देख लेना कि कौन सा आएगा। अब चलते हैं हम आगे, प्रश्नों पे चलते हैं, क्योंकि रूल हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। आप देखो इस प्रश्न को दोबारा। नुक्ता उर्दू भाषा से आए वर्गों को अलग से बताने के लिए प्रयोग होता है। बिल्कुल प्रयोग होता है, क्योंकि नुक्ता जिनके नीचे होगा वो कौन से शब्द होंगे? हमारे उर्दू के। ये बात सही है या गलत है? अब अभी हमने रूल देखा तो ये बात सही है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नुक्ता का प्रयोग केवल क, ख, ग, ज और फ में ही होता है। ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर हम ये सब करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि क, ख, ग, ज और फ नुक्ता के उच्चारण में हमेशा ध्यान रखता है कि नुक्ता का उच्चारण, ध्यान रखेंगे आप लोग, नुक्ता का उच्चारण इसकी तरह नहीं करेंगे। नॉर्मली हम क को क बोलेंगे, ख को ख बोलेंगे और ग को ग बोलेंगे, लेकिन जब किसी शब्द में नुक्ता लग जाता है तब देखते हैं उसका उच्चारण कैसे होता है। देखो पहले क को देखते हैं। आप लोग नॉर्मली, किताब जो है हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द है पुस्तक, तो इसमें नुक्ता आता है, हमेशा ध्यान रखना। ये हो जाएगी किताब। ख में देखो, ख का कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो हम लिखते हैं स्वयं के लिए खुद, ये तो हो गया हिंदी का शब्द। अगर हम इसमें नुक्ता लगा दें और इसको खुदा, इसको क्या हम खुदा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको खुदा बोलने के बजाय क्या बोलेंगे हम? खुदा। यही नुक्ता के उच्चारण में डिफरेंस है कि ख को ख बोलेंगे। इसी प्रकार ग है, ग का एग्जाम्पल देखो, हम लिखेंगे गजल। हम नॉर्मली हिंदी में इसको क्या उच्चारित करेंगे? गजल, लेकिन नहीं, नुक्ता लगाने के बाद ग और ज क्या बन जाएगा? ये गजल बन जाएगा। इसी प्रकार हम ज का एग्जाम्पल देखेंगे या उदाहरण देखेंगे तो देखो नमाज, आप इसको नमाज पढ़ेंगे, लेकिन ये तो सही उच्चारण है नहीं। जैसे इसके नीचे हम नुक्ता लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा? नमाज ना रहकर नमाज, ज बोलेंगे इसको। अगला देखते हैं फ। अब फ का कोई एग्जाम्पल देखते हैं। फ से हम क्या लिखेंगे? फल लिख सकते हैं, तो उसको हम फल लिखेंगे। लेकिन जब हम इसके नीचे नुक्ता लगा देते हैं, देखो ये वाला शब्द आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि फतवा जारी कर दिया, तो ये फतवा नहीं होता है, फतवा होता है। फ की बजाय हम उसको क्या बोलेंगे? फ बोलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे फल को फल बोलते हैं, वो गलत होता है, वो फल ही होता है। और फतवा, फतवा शब्दकोश में अ, अंग और अह क्रम से आते हैं, पर ये तो क्रम मैंने बताया ही नहीं था। क्या बताया था मैंने? ये पहले नंबर पर आएगा और ये इसके बीच में हमने अनुनासिक छोड़ दिया, इसमें है ही नहीं इस प्रश्न में, तो अनुनासिक नहीं है, तो हम विसर्ग को दूसरा नंबर दे देंगे और अ को तीसरा नंबर। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? शब्दकोश में अ, अंग, अ क्रम से आते हैं, नहीं आते, ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आता है? अब देखते हैं, शब्दकोश में पहले आता है स, सर्वत्र, और ये है सर्वनाम। अब ये हमें भी पता है कि स इसमें भी पहले है और इसमें भी पहले है। अब आएगा ये सर्वत्र, तो ये पहले इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब आ गया त्र। त्र का स्थान मैंने कहाँ बताया था? कहाँ बताया था? त के बाद बताया था। और त जो है न से पहले आता है, तो ये वाला शब्द पहले आएगा, क्योंकि त्र मैंने क्या बताया था? संयुक्त अक्षर, और संयुक्त अक्षर कैसे बना? त
और र। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पहले वाला ऑप्शन। इनमें से कौन सा स्थान शब्दकोश के अंत में आता है या शब्दकोश में अंत में आता है? पहला है स्टेशन और दूसरा है स्कूल। तो इसमें कौन सा पहले आएगा, स्टेशन या स्कूल? देखो इसमें भी आधा से है और इसमें भी आधा से। अब देखो ये ट है और ये क है, तो ट और क कौन सा पहले आएगा? ट और क में से ये आएगा पहले, क्योंकि ये क है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि व्यंजनों में पहले कौन सा आता है? क आता है, बाद में ट आता है। तो ये तो पहले आएगा, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है? शब्दकोश में अंत में कौन सा आता है? तो अंत में ये आएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आता है? अब देखो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है पौंड और बी में दे रखा है पौध। अब देखो ये भी औ की मात्रा है और ये भी औ की मात्रा है बच्चों, लेकिन मैंने पहले क्या बताया था? अब देखते हैं हम इसको। ये क्या था हमारे पास? अनुस्वार। ठीक है, अब अनुस्वार पहले आएगा या ये ध पहले आएगा? मैंने पहले ही पेज पर, फर्स्ट पेज पर आपको रूल बताया था कि अनुस्वार का नंबर पहले होता है। इस वर्ण को हम नहीं देखेंगे, उससे पहले हम किसको देखेंगे? अनुस्वार को। तो अनुस्वार पहले आएगा, इसका मतलब शब्दकोश में पहला नंबर पौंड का आएगा, पौध का नहीं आएगा। अगला, निम्न में से कौन सा जानवर शब्दकोश में पहले आता है? अब देखो ये भी ल है और ये भी ल है, लेकिन इसके ऊपर क्या है? अनुस्वार। और अनुस्वार का क्या बताया था मैंने? अनुस्वार को हम पहले क्रम में रखेंगे। यहाँ भले ही का हो, लेकिन यहाँ क्या है? अनुस्वार है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला का क्रम एवं हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम एक जैसा ही है। हिंदी वर्णमाला में मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है? अ से शुरू होती है, लेकिन हिंदी शब्दकोश कहाँ से शुरू होता है? अंग से शुरू होता है। तो क्या ये ठीक है स्टेटमेंट? हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम एक जैसा ही है, एक जैसा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत और ये उत्तर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते। हिंदी शब्दकोश में अक्षर क्ष ख से पहले आता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था क्ष जो है वो संयुक्त अक्षर है और वो आधे क और श से मिलके बनता है, इसलिए क के बाद किसका स्थान आएगा? क्ष का स्थान आएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो ये क्या लिखा है? व्यंजन हलंत युक्त होते हैं। हलंत मैंने बताया था, अगर क है, क के नीचे हलंत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? आधा है। लेकिन जब इस हलंत के पीछे हम अ साथ में जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? संधि का नियम है, ये क बन जाएगा पूरा। इसका मतलब व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। इनको बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर जब मिलता है इसके साथ, व्यंजन के साथ, तब हमारे पास पूरा व्यंजन आता है। इसलिए जो सभी व्यंजन है वो हलंत युक्त होते हैं। ये बात सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त अक्षर क्ष निम्न में से किसके मिलने से बनता है? अब देखो गलती कहाँ करते हैं बच्चों आप लोग, कि क्ष का उच्चारण आप लोग सही नहीं करते हैं। इसको कुछ बच्चे बोलेंगे छ, जैसे हम क्षमा लिखेंगे, क्षमा लिखेंगे तो क्या बोलोगे? इसको क्षमा बोलोगे। हम कक्षा लिखते हैं तो कुछ लोग कक्षा नहीं बोल पाते, कक्षा बोल देते हैं या कुछ भी बोल देंगे। तो वहीं पर हमारा जो है संयुक्त, जब हम इसको अलग से, संयुक्त को अलग से तोड़ के लिखेंगे या इसका विच्छेद करेंगे तो वहीं गलती करते हो। अगर इसका उच्चारण सही कर लिया, इसका क्ष का, तो इसको जो है
अलग अलग करने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आधा क और श, ये वाला सही होगा, ये बनेगा क्ष। क्ष से आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं होगा, क्षत्रिय। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। संयुक्ताक्षर श्र निम्न में से किसके मिलने से बनता है? श्र मैंने आपको बताया था श और र। देखो इसमें थोड़ी गलती है, यहाँ पर हलंत होना चाहिए था। इसमें भी अगर ऑप्शन दे दिया, इसमें भी हलंत होना चाहिए था, इसमें भी हलंत होना चाहिए था, क्योंकि जो र है वो पूरा होता है। हम ये सोचते हैं ये र जो है ये आधा होता है, लेकिन नहीं, र ये पूरा है और ये श आधा है। तो ये वाला, ये जो इसमें थोड़ी सी गलती थी ये ठीक कर लें, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। एक गलती साथ में श्र से रिलेटेड या श्र से जो संबंधित है, आप लोग ध्यान दे ले। जब वर्तनी के क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में, श्रृंगार, और ऑप्शन क्या देते हैं हमें? ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। और हम हो जाते हैं पजल कि हमें कौन सा सही करना है। तो हमें नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या नहीं है, या इस तरह से भी दे देते हैं श्रृंगार। अब इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब ये देखो जो नीचे है हमारे पास ये री है, ठीक है, ये भी री है, लेकिन ये र है। तो जब भी हम करेंगे श्रृंगार तो उसमें उच्चारण करके देखो श्रृंगार, तो री तो आएगा ही आएगा। जब री आ गया तो ये र साथ में नहीं आएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी ये होगी श्रृंगार। कभी भी साथ में र और री नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग उच्चारण करके देख लेना, श्रृंगार में र बोलोगे या री बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला हमारा सही होगा। ये जो र है ये वो वाला र है जो आप ग्रह में लिखते हो, एक होता है ग्रह, एक होता है गृह, ठीक है। आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गई होगी बात। नहीं भी क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शब्दकोश जब हम देखते हैं हिंदी का, तो उसमें कुछ शब्दों को डिफाइन करने के लिए उनके पीछे हम कुछ ऐसे, जिनको आप एब्रीवेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो लगा देते हैं। तो उनको हम कैसे ढूंढेंगे कि ये क्या है? अब देखो, वैसे तो इसका अर्थ होता है, देखो शब्दकोश में वो लिखते हो, ऐसे लिख देते हो, ये होता है पुल्लिंग, इसका अर्थ होता है पुल्लिंग, बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन कैसे होगा, कैसे? मान लो हमने कोई शब्द ले लिया, शब्द आप कोई भी ले लो, जैसे कि आप लोगों ने लिख लिया कलम, ठीक है। अब कलम के पीछे हमने लिख दिया इस तरह से। अब क्या मतलब है इस बात का? यानी कि जो कलम है शब्दकोश में दे दिया ये, लेकिन है क्या? कलम क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अब आप नहीं पता चल रहा कि कैसे बताओगे ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब हम कलम का वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। लिखते लिखते उसने कलम तोड़ दी, तोड़ दी, ठीक है। तो दी आ गया, तोड़ दिया तो नहीं होगा, तो दी आ गया, तो इसका मतलब ये स्त्री सूचक शब्द है, ठीक है। कोई और एग्जांपल हम देखते हैं, मेज। अब मेज हमें नहीं पता चल रहा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। शब्दकोश में हालांकि हमें दिया होगा इसके पीछे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ऐसा साइन लगा के या इस तरह का, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए। शब्दकोश ना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये शब्द कौन सा है? मेज। अब देखो मेज का वाक्य में प्रयोग करो, मेज पड़ी है या रखी है, इस तरह से बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो रखी है, रखी है मीन्स क्या है? रखा है तो है नहीं ना, रखी है, इसका मतलब ये कौन सा लिंग सूचक हो गया? स्त्रीलिंग। इसी प्रकार हम हर शब्द का पता लगा सकते हैं कि वो शब्द स्त्रीलिंग वाला है या पुल्लिंग सूचक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है ये वाली लाइन। शब्दकोश में ट्रेन से पहले टिकट आती है। ऑब्वियसली आप लोग स्टेशन पे जाते हो तो उससे पहले टिकट खरीदते हो, तो ट्रेन से पहले टिकट आती है। लेकिन अब हम देखते हैं शब्दकोश में इसको
क्या कहा गया है? गैस करके देखो आप लोग। देखो, ये भी ट है ट्रेन का, ठीक है, और ये भी क्या है? ट है। लेकिन इसके नीचे ये क्या है? र है, यानी कि ट तो आधा है और फिर इसमें र पूरा है, ठीक है। इसी प्रकार ये ट है और इसमें क्या लिखा हुआ है साथ में? ई, छोटी ई। तो कौन सा पहले आएगा? छोटी ई पहले आएगा ना, र तो बाद में ही आता है, क्योंकि स्वरों का स्थान पहले आता है। और पूरा जो वर्ण है वो पहले आएगा, आधा बाद में आएगा। ये भी एक लॉजिक है। तो हमेशा ट्रेन से पहले क्या आएगी? टिकट। और ये कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में बाद में आता है? बाद में आता मीन्स पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा? देखो, ग्रामीण। अब इस सबसे पहले इसको तोड़ो, ग्र को, ग आधा और र पूरा। अब ये वाला देखो, इसमें ग आधा और फिर है आपका य। अब देखो दोनों में ग आधा है, इसका मतलब ये तो आएगा ही आएगा। अब देखो, र पहले आता है या य पहले आता है? ठीक है, कौन सा पहले आएगा? य पहले आएगा, ठीक है। नहीं, यह पहले नहीं आएगा। हाँ, यह पहले आएगा और र बाद में आएगा। तो ये 11, ये वाला आपका पहले आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? शब्दकोश में बाद में आता है, बाद में तो ग्रामीण आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न खत्म। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द पहले आता है? आईना। आईना होता है क्या? शीशा, मिरर, दर्पण, ठीक है। अब है आइस। अब ये देखो, आ भी इसमें है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ छोटी ई है और यहाँ बड़ी ई है, तो ये वाला शब्द पहले आएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षर री स्वर वर्ग में नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं हिंदी शब्दकोश की। देखो, अगर हम हिंदी शब्दकोश की बात करें ना, तो री जो है स्वर वर्ग में नहीं आता। लेकिन हिंदी शब्दकोश में तो मैंने आपको री बताया है ना कि आएगा, तो ये गलत है क्योंकि वो आएगा। और अगर हम करते हैं हिंदी की स्वरों की बात, शब्दकोश को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हिंदी स्वरों की बात करेंगे तो बेटा इसमें री जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी के स्वरों में से री को हटा दिया गया है। ये लेटेस्ट रिसर्च है, नवीनतम खोज है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि ये संस्कृत का वर्ण है, ठीक है। और संस्कृत के वर्ण को हम हिंदी में शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता। आपने छोटे बच्चों की किताबों में जहां हम पहले ऋतु लिखते थे, अब क्या लिखा हुआ दिखेगा? ऋतु, ऐसे। क्यों दिखेगा? क्योंकि इस री को हमने हटा दिया है। इसलिए इसकी जगह हम क्या उच्चारण करते हैं? री। तो री उच्चारण करेंगे तो हमने री को ही लिख दिया, इसको बिल्कुल हटा दिया गया। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जिसमें भी री ऐसे लगा हो या ऐसे लगा हो, इसका मतलब वो वाला शब्द जो है संस्कृत का है, और संस्कृत का शब्द है तो उसको हम किस में रखेंगे? तत्सम शब्दों में, ठीक है। तो तत्सम शब्दों की एक पहचान ये भी हो गई कि जिस भी शब्द में री आ गया उसको आप आंख बंद करके तत्सम शब्द में लगा सकते हो, क्योंकि वो शब्द है तत्सम शब्द जो संस्कृत से हिंदी में एज इट इज जो से त्यों आ गए हों, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए हम उनको किस में शामिल कर देंगे? तत्सम शब्दों में। समझ में आ गया होगा शायद आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी वर्णमाला में
पहले आएगा। अब देखो हिंदी वर्णमाला में पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा? रिमाइंड करो, सबसे पहले पेज का जो मैंने लिखा था उसमें क्या लिखा था? पहले अंग लिखा था, अनुस्वार पहले आया था, तो इसी पर अनुस्वार है, बाकी किसी में अनुस्वार है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका पहले आएगा। अगला प्रश्न, इसका एक बार अगले प्रश्न पे जाने से पहले इन शब्दों का अर्थ भी जान लो। कंचन, कंचन होता है बिल्कुल निर्मल, जिसमें कोई मिलावट ना हो या बिल्कुल सोने जैसा। ये गजल लिखा हुआ है, लेकिन गजल नहीं था, ये गजल ही था, टाइपिंग मिस्टेक है। गजल आप लोगों को पता है, उर्दू में शायरी या उर्दू का कोई गाना, उसको हम गजल की कैटेगरी में रख देते हैं। अब है कनक, कनक का मतलब होता है सोना, स्लीप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। नेक्स्ट है कृपण, कृपण होता है, कृपण कंजूस, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क से प्रारंभ होने वाले शब्दों में सबसे पहले आएगा, देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑब्वियसली ये आएगा, क्योंकि इसके पीछे, इसके ऊपर अनुस्वार है, ठीक है। अगर उसका सीक्वेंस अगला देखना चाहें तो हम पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये विसर्ग आएगा, और फिर इस वाले स्वर का नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और सीटेट में नहीं आता है, बाय मिस्टेक इस पीपीटी में डल गया है, इसको अभी आप इग्नोर करो। जब मैं हिंदी की डिटेल क्लास लूंगी उसमें इस पर बात करेंगे। इससे अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी सेम कैटेगरी का है, इसको भी अभी रहने देते हैं, ये डिटेल वाला क्वेश्चन है, कभी भी सीटेट में इस तरह के नहीं आते हैं। अगला प्रश्न, हाँ ये देखो, हिंदी शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? क्रम मतलब सीक्वेंस से। सीक्वेंस पे देखो, मैंने बोला आधे वर्ण का स्थान पूरे वर्ण के बाद होता है, तो पूरा वर्ण तो हमारे पास है पहले से ही, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये भी क्री है, तो इसका मतलब क्या है? क आधा और री, ये भी आधा हो गया, ये भी गलत। अब है कमल और कथन। अब आप देखो इसमें भी क है बेटा, ये वाला आएगा, था पहले आएगा, त, थ, द, ध और न, ठीक है। और म तो बाद में आएगा, प फ ब भ म, तो ये वाला पहले आएगा, कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? श्रद्धा देखो, श और र है, श आधा और र पूरा। अब देखो आधा है, ये भी आधा है, ठीक है, लेकिन ये आधा, लेकिन ये पूरा श्र है, ठीक है। अब देखो क्रम देखो दोबारा से, श श स, यही था वर्णमाला में। अब हमने श्र को कहाँ शामिल किया था? यहां, यहीं किया था ना, ठीक है। तो ये श्र आ गया, लेकिन यहां से पहले क्या था? ये श है और ये आ है, तो ये पहले आएगा, ठीक है, शासन। अब देखते हैं श्रद्धा शब्द किस शब्द के बाद आएगा। अब श्र किस में है? इसमें है, ठीक है। और ये द और ध, इसको देखते हैं, जो ये ऐसे लिखा होता है आपका, इसको तोड़ते हैं एक बार। द आधा और ये ध पूरा, श्रद्धा। तो द है ये, यानी कि यहां पर है,
इसके बाद आएगा आपका श्रद्धा। ये भी श्र है और ये भी श्र है। ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने सीक्वेंस बताया था आपको। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? ज्ञान या उसका उच्चारण मैंने बताया था ज होगा, ज्ञान। ठीक है, तो इसका आएगा, किस में आएगा? ये किससे मिलके बना था? संयुक्त अक्षर है ना ये भी, तो किससे मिलके बना था? आधा ज और य से मिलके बना था, तो किस में आएगा? च छ ज झ य। ठीक है, तो ये ज है, पूरा है, इसके बाद यहां रखा था हमने इसको, तो यह आएगा। ये कौन सा वर्ग है? च वर्ग है। उत्तर बी हमारा सही हो जाएगा, च वर्ग। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये तो पहले से ही पता है हमें, क के बाद आता है। रिपीट क्वेश्चन है शायद ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पृष्ठ, ये भी छोड़ो, ये बहुत डीप का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, सीटेट में नहीं आता है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये मैंने आपको बताया था, हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण का लेखन नहीं होता? कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके ये य या जिसको ज बोलते हो ये लगा दोगे। इसका लेखन नहीं होता। सिर्फ मैंने आपको इसका स्थान बता दिया था कि कहाँ आएगा, लेकिन शब्दकोश में इसका लेखन नहीं होता। अगला प्रश्न। थोड़ा सा शब्दकोश से अलग है, लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न को कर लेंगे। आ शब्द का उच्चारण स्थल है। उच्चारण स्थान हम मुख से डिसाइड करते हैं, मुंह से निर्धारित होता है। अब इसको बोल के देखते हैं। आ, तालु नहीं होगा, नासिका नहीं होगा, दांतों का और दंत का इसमें कहीं भी यूज नहीं हो रहा, तो कंठ से हो रहा है, क्योंकि हम गले से बोलते हैं इसको आ। आप लोग खुद उच्चारण करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण है। क्या है प्रथम वर्ण हिंदी वर्णमाला का? शब्दकोश के अकॉर्डिंग देखेंगे ना हिंदी वर्णमाला का, तो प्रथम वर्ण आएगा बेटा अनुस्वार, जिसको मैंने ऐसे लिखा था। और अगर देवनागरी वर्णमाला या हिंदी, ये तो शब्दकोश के अकॉर्डिंग हो गया, शब्दकोश के अनुसार। नॉर्मल हिंदी वर्णमाला में अगर हम प्रथम वर्ण देखेंगे तो अ आएगा। ठीक है, तो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि प्रश्न किस हिसाब से पूछा गया। इसमें शब्दकोश नहीं लगा रखा कि हिंदी वर्णमाला में शब्दकोश में किसका कौन सा वर्ण प्रथम है, तो शब्दकोश लगाते तो हम ये लगाते, और नॉर्मल वर्णमाला है तो हम ये इसका उत्तर लगाते। अगला प्रश्न, ये भी शायद रिपीट हो रहा है। हाँ, रिपीट नहीं है। संयुक्त अक्षर का असंगत रूप। असंगत मीन्स जो सही नहीं होता, संगति यानी कि जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, विपरीत है, रूल के विपरीत, नियम के विरुद्ध है, असंगत। देखो क्ष ये ठीक है, त्र ये भी ठीक है, मैंने आपको बताया था, ज ये भी ठीक है, अब देखो बेटा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो ये ज्ञ है ना, कहीं पर तो इसका जो संयुक्त जो अक्षर, ये जो वर्ण दे रखी हैं, कहीं पर क्या दे रखा है ज और य दे रखा है, और कहीं पर क्या आता है ज आधा और य, जिसको तुम बचपन में य खाली बोलते थे। ठीक है, इसलिए ये भी रीजन है कि हिंदी शब्दकोश में इसका लेखन दिया ही नहीं जाता, जो पीछे प्रश्न आया था। अगर इसके जगह कुछ और दे देते, ये हलंत नहीं लगाते, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इसमें हलंत दे रखा है तो हम इसको सही मानते हैं, लेकिन हलंत नहीं होता तो हम इसी को गलत मानते हैं। तो कंफ्यूजन इसी में रहता है हमेशा। अब हमारे पास ऑप्शन में कोई और ऑप्शन है भी नहीं, एनालाइज करके अगर हम निकालेंगे तो यही वाला असंगत रूप निकालेंगे, बाकी तो सारे हमारे पास ठीक हैं। आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि कहीं पर ये मिलेगा आपको और कहीं पर ये मिलेगा, इसका कंफ्यूजन हो ही जाता है। कुछ चीजों में हमेशा अपवाद रहता है, तो ये जो ज्ञ, जिसको आप ज्ञ ज्ञानी बोलते हो या ज बोलते हो, ये एक अपवाद है।
हिंदी में। दैट्स ऑल। हमारे जो 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्नों की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ भी लीजिए। और कुल मिलाकर हमने 30 प्रश्न किए हैं। 30 प्रश्नों में से 3 मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, या ये कह लो बहुत ज़्यादा डीप के हैं, वो अभी सीटेट के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, या इसमें क्या कुछ और आपको शब्दकोश में कुछ और है जो आप नहीं समझ पा रहे, या आपको और जानकारी चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अब तब करिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए, अन्यथा आप मत करना। और पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना कि आपको और वीडियो चाहिए और किस किस टॉपिक पर चाहिए। इसके अलावा मैं जो है सीटेट में और जो आती है व्याकरण, उसकी वीडियो टाइम से आपको डाल दूंगी। धन्यवाद।